कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। उन्हें सर, हाँ प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने आप सभी को ऊर्जा संविभाजन नियम समझाया था। तो आपको समझाया था कि कोई ऊष्मागतिक निकाय का कोई भी अणु किसी भी दिशा में अगर गति करता है तो या तो उसको हाफ केटी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तो वह गति के दौरान हाफ केटी ऊर्जा मुक्त करता है। तो अब अगर एक अणु द्वारा, ध्यान देना, एक अणु द्वारा, ध्यान से देखना, किसी दिशा में, माने प्रत्येक दिशा में आपको बताए थे कल, मुक्त ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा, अगर जो है एक अणु के लिए आवश्यक ऊर्जा, ध्यान से देखो, हाफ केटी, ये कौन बताया था? ऊर्जा संविभाजन नहीं। अब अगर उस निकाय की स्वतंत्र कोटि F हो, स्वतंत्र कोटि निकाय की क्या हो? F। इसका मतलब निकाय चाचा F जो है दिशाओं में गति कर सकते हैं। निकाय चाचा F दिशाओं में गति कर सकते हैं। और जब निकाय चाचा F दिशाओं में गति कर सकते हैं तो हर दिशा में गति के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त करते हैं? आपके की। तो F दिशा में कितनी ऊर्जा मुक्त करेंगे? हाफ F केटी। चूंकि किसी निकाय के एक मोल में n अणु होते हैं तो एक मोल निकाय अगर हम ले लें तो उसके जो है n अणु की आंतरिक ऊर्जा हाफ F केटी इंटू n होगी। चूंकि हम के बराबर बोल्ट्जमैन नियतांक जानते हैं, R बटा n होता है, कल पढ़ाए थे, तो n से n कट गया, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा हाफ F होगी। आज से याद रहेगा कि नहीं? किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा हाफ। और बच्चों, एक परमाणु गैस के लिए, माने एक परमाणु गैस के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा F की जगह 3 रख दो। दो परमाणु निकाय के लिए आंतरिक ऊर्जा F की जगह 5 रख दो और बहु परमाणु निकाय के लिए F की जगह 6 रख दो। ऐसा हमने बताया था। तो हर प्रकार के ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी कि नहीं? आज बच्चों एक बात बताना चाहते हैं कि अगर कभी कोई डेरिवेशन करना हो, कैलकुलेशन में रहता है, तो वो बेटा इजी होता है कि ये जोड़ना है, ये गुणा करना है, ये भाग करना है। लेकिन अगर कोई डेरिवेशन थ्योरी में होता है तो वो कठिन होता है। तो थ्योरी में एक डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा पता लग गई कि नहीं? ठीक है ना? थ्योरी में डेरिवेशन है कि Cp इज ग्रेटर देन Cb। यह सत्यापित करना है अगर हमको, तो सिद्ध करो Cp का मान Cb से अधिक होता है। तो ये कठिन हो गया है क्योंकि ये थ्योरी में ही सिद्ध होगा। तो कैसे सिद्ध होगा? थोड़ा पुरानी चीजें याद करो जो हम पुराने टॉपिक में या पुराने समय में आपको बताए थे कि कोई ऊष्मागतिक निकाय हो, उसको जो ऊष्मा होती है द्रव्यमान पर डिपेंड करती है और ताप वृद्धि पर। Q प्रोपोर्शनल m, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T। तो Q बराबर mc dt, C बराबर विशिष्ट ऊष्मा आ गया था। देखो ये सूत्र हम लोग जानते हैं, Q बराबर mc dt, ऐसे लिख दे रहे हैं डेल्टा T या dt, mc dt से याद करो विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q बटा m dt। परिभाषा बताने के लिए एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निकाय की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। माने हम किसी निकाय का इकाई द्रव्यमान ले लें और उसको इतनी ऊष्मा दे दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो वो जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वही ऊष्मा कौन सी ऊष्मा होगी? विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की है, Cp और Cv।
इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है पीछे चैप्टर में। आज जो लोग नहीं पढ़े होंगे पीछे, उन्हें दिक्कत हो रही होगी। सुन लो इसकी परिभाषा, सुनोगे? स्थिर दाब पर परिभाषा दोनों की सुनो हमेशा, तो दोनों का ये हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। स्थिर दाब पर निकाय के एकांत द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा स्थिर दाब वाली विशिष्ट उष्मा सीपी कहलाती है। तो ये सीपी है क्या? एक प्रकार की उष्मा है कि नहीं, जो क्या करती है, निकाय के इकाई द्रव्यमान में इकाई टेम्परेचर बढ़ा देती है, वही उष्मा है। तो ये एक प्रकार की उष्मा है कि नहीं है? उष्मा है। ऐसी उष्मा है जो इकाई द्रव्यमान में इकाई टेम्परेचर बढ़ा देती है। परिभाषा यही कह रही है कि नहीं? इकाई द्रव्यमान में इकाई वृद्धि करने हेतु तो आवश्यक उष्मा सीपी है। सीपी है कि नहीं? और जब ये सीपी है तो उष्मागति के प्रथम नियम से किसी निकाय को जो उष्मा दी जाती है वो कई रूपों में खर्च होती है, माने du प्लस पीडीवी। तो मतलब सीपी बराबर क्या आ गया? इसको समझ में आया कि नहीं? फिर से बताए। परिभाषा से है वर्णन, किसी उष्मागतिक निकाय के एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि बढ़ा सके, इसके लिए आवश्यक उष्मा उष्मागतिक निकाय की स्थिर दाब वाली विशेष उष्मा सीपी कहलाती है। और जब ये सीपी एक प्रकार की उष्मा है तो हम सीपी किसी निकाय को देंगे तो कई तरह से खर्च होगी, निकाय का ताप बढ़ाएगी और निकाय द्वारा कार्य होगा। तो मानिए सीपी बराबर du प्लस पीडीवी होगा कि नहीं? ठीक है। अब सीबी में आते हैं। सीबी में पहली चीज ये जान लो कि यहाँ आयतन स्थिर है कि नहीं, और जब आयतन स्थिर है तो जो कार्य का सूत्र होता है W बराबर पीडीवी, तो ये P गुणे 0 माने 0 रहेगा कि नहीं? अब Cb है क्या? ये भी तो एक प्रकार की उष्मा है। कैसी उष्मा है? किसी उष्मागतिक निकाय के एकांक द्रव्यमान में स्थिर आयतन पर एकांकता वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा Cb होती कि नहीं? तो Cb है क्या? एक प्रकार की उष्मा है जो निकाय के आयतन को स्थिर रखने के लिए एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि बढ़ा देती है। तो ये Cb भी तो रूपों में खर्च होगी कि नहीं? तो Cb कई रूपों में खर्च होगी उन्हें साथ। तो Cb बराबर du प्लस पीडीवी 0 है, तो Cb बराबर। अब आप देखो एक बार फिर से देखो, Cp का मतलब परिभाषा कहती है स्थिर दाब पर, परिभाषा डेरिवेशन है बेटा, स्थिर दाब पर निकाय के एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा Cp होती है। माने Cp इकाई द्रव्यमान में इकाई ताप वृद्धि करने वाली उष्मा है, मतलब ये दो रूपों में व्यय होगी उष्मागति के प्रथम नियम से। Cp बराबर du प्लस पीडीवी होगा, पक्का बेटा। और जब हम जो है Cb की बात करते हैं तो परिभाषा कहती है कि स्थिर आयतन पर, और जब आयतन स्थिर कह दिए तो माने dv 0 माने कार्य 0 हो गया। तो अब परिभाषा में आए, स्थिर आयतन पर किसी निकाय के एकांक द्रव्यमान में एकांकता बढ़ा सके वह उष्मा Cb होती है। तो Cb एक प्रकार की उष्मा है और इसलिए ये भी दो रूपों में खर्च होगी, लेकिन वहां तो पीडीवी 0 आया है तो Cb बराबर। तो यहाँ हमने आपको दिखा दिया कि जब किसी निकाय को Cp देते हैं तो ये Cp से निकाय का आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होती है, कार्य भी होता है। लेकिन जब निकाय को Cb देते हैं तो केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इन दोनों से स्पष्ट है कि Cp इज ग्रेटर देन Cb। दोनों से स्पष्ट है कि Cp का मान Cb से बड़ा निकाय थे। अरे भाई हम क्यों निकाय बोला है, कहे निकाय उष्मागतिक निकाय, उनका Cp दे दी, तो जब Cp पाए निकायऊ तो अपन तापो बढ़ाए और कामो करें, माने Cp से दो चीज हो गया। लेकिन अगर हम निकाय के केवल Cb दे हो तो केवल हो गया आंतरिक ऊर्जा बढ़ा, कार्य ना हो पावन। तो क्या मतलब ई वाली ज्यादा है और ई वाली ई इतना है कि दो काम हो जाता और ऐसे केवल एक का काम होता है। तो साबित हो गया ना Cp इज ग्रेटर देन Cb। कितना ज्यादा है अगर एक का पता करना चाहिए तो में से का घटा दे, ज्यादा कितना पता लग जाए। du कट गया, का आ गया Cp माइनस Cb बराबर पीडीवी। नहीं मजा आया? अच्छा एक और चीज,
थोड़ा ये एक डेरिवेशन हो गया। कभी कभी कहता है सिद्ध करो सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, और हाउ मच ज्यादा तो इतना ज्यादा। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाउ मच ज्यादा इतना ज्यादा। तो अब यहाँ हमेशा याद ध्यान से देखना, जैसे अगर कोई उष्मागतिक निकाय हो, उसका उस पर दाब P लगाए, आयतन V1 हो, ताप T पर, तो सूत्र होता है PV1 बराबर RT। नहीं समझे? बोल दो। और बेटा चूंकि विशिष्ट ऊष्मा के केस में ताप कितना बढ़ता है? इकाई। तो अगर हम ताप इकाई बढ़ाएं तो आयतन भी बढ़ जाएगा कि नहीं? तो मान लेते हैं ताप इकाई बढ़ा दिए, माने ताप अब T+1 कर दिए, तो आयतन बढ़कर क्या हो गया? B2। तो PV2 बराबर RT+1 होगा कि नहीं? नहीं समझ रहे हो सब लोग? अगर किसी उष्मागतिक निकाय पर दाब P आरोपित करने पर T ताप पर आयतन V1 हो तो PV1 बराबर RT होता है कि नहीं? और अगर ताप इकाई बढ़े, चूंकि Cp और Cv विशिष्ट उष्मा है, इनसे केवल ताप एक ही बढ़ता है, तो ताप जो T था वो कितना हो गया? तो इतना बात आई। हमारा मन कर रहा है सुस्मी कि दो में से एक घटा दे। किसमें से किसको घटा दे? चलो घटाओ, चलो घटाओ। PV2 में से PV1 घटा, मजा आए? एमएससी घटे, अरे मोरी माई, RT प्लस R माइनस RT, RT से RT, एमे का कॉमन बा, का बचे अंदर? ओका का लिख देव हम? DB, DB लिख देना है। और कितना आए जो समझता है कि ना? PDB बराबर का आ गया, याद रहे? और ये सब लंतरानी हम ना बताओ थे, एक चट्टा रहे वैज्ञानिक मेयर वो बताए। Cp माइनस Cb बराबर का आया, हम देख के बता बच्चा। और PDB मान का आया, Cp माइनस Cb बराबर R, इसे मेयर का सूत्र कहते हैं। Cp माइनस Cb बराबर R, इसे मेयर का सूत्र कहते हैं। मेयर ने निकाला था इसे। दोनों विशिष्ट उष्माओं में संबंध है ये, तो याद हो गया बेटा? मेयर सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे यह जान गए कि अगर जो है पूछा जाए Cp क्या है, तो स्थिर दाब पर किसी उष्मागतिक निकाय के एकांक द्रव्यमान में एकांक का वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा Cp कहलाती है, जिसका मान du प्लस क्या होता है? लेकिन Cb के केस में Cb बराबर केवल du होता है। इसका मतलब Cp जो है Cb से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? PDB ज्यादा है। और PDB का मान हमने निकाल दिया R, तो Cp माइनस Cb बराबर R। कोई दिक्कत बेटा? आवाज इधर देखो, समझ आई? कोई असुविधा? कोई? आप लोगों ने देखा आंतरिक ऊर्जा U बराबर अभी अभी आई थी हाफ FRT। नहीं बोलो, यही आई थी ना, बोल दो। हाफ FRT आई थी बेटा। मालिक यहाँ देखो, T के सापेक्ष अवकलन कर दे। किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। चलो बोलो, du by dt, T सापेक्ष अवकलन d by dt। यहाँ हमेशा हाफ FRT का अवकलन है, तो du by dt बराबर क्या आ गया बेटा? कोई दिक्कत? नहीं बोल दो, कोई सुविधा हो तो। यहां तक समझ में आया बेटा? आप जानते हो बेटा, स्थिर आयतन के केस में हम आपसे पूछ रहे हैं, सभी लोग बताना, स्थिर आयतन के केस में Q बराबर क्या होता है? mc dt। m की जगह एक कहे कर दीजिए, एक कहे की एकांक द्रव्यमान होता है भाई, जैसे सुषमा केस में Cb dt, mc dt। और अभी अभी बताए थे कि Cb के केस में Cb बराबर क्या होता है? du प्लस 0, माने केवल du होता है। होता है कि नहीं? बोल दो। है? Q बराबर क्या होता है? Cb के केस में PDB 0 हो जाता है, केवल du बचता है कि नहीं? तो du बराबर क्या हो गया? मैंने बोल दो। इसलिए Cb बराबर du बटा, अब du बटा dt मान क्या निकल? लो
मतलब हमारे पास सीबी मान आएंगे, के मान आएंगे, यहाँ देखा सीबी बराबर आएंगे आठ से याद कैला हाफ या हाफ। सीबी मान बोला हमसे कितना आएंगे, आएंगे कि ना, उन्हें ऐसा खातिर सभी सीबी मान बताया जाए। के का है सीपी का जाना कैसे निकाले, के का मान बताओ, कहा यहाँ सीपी का देखा है, बोल देखा सीपी मान सीबी बराबर, तो सीपी बराबर होए कि ना, और आर प्लस जब सीबी होए तो आर प्लस हाफ या हाफ, तो आर कॉमन ले ले 1 प्लस हाफ या के मान आएगी बेटा, किसका मान आया पहले बताओ, सीपी का आया। हाँ बोलो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीपी का मान क्या आ गया, R1 प्लस हाफ है। तो आप देखो बच्चों, आज हमने जो है 4 चीजें निकाली आपके सामने। ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाल दिया, सीपी और सीबी का मान निकाल दिया। आज से याद कर रहो, सीबी बराबर क्या होता है, हाफ, सीबी बराबर क्या होता है, आर प्लस हाफ एफ बाहर आर। और उसके बाद बेटा, हाँ उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेयर सूत्र भी निकाल दिया। चूंकि बेटा ऊष्मागतिक निकाय 3 होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन, एक परमाणु, द्वि परमाणु, बहु परमाणु। तो अब एक मिनट, हमसे क्यों पूछे एक परमाणु ऊष्मागतिक के लिए सीबी बताओ, तो ये अपनी जगह क्या रख देंगे, क्या आ जाएगा, याद हो गया। और अगर द्वि परमाणु के लिए पूछे तो 5/2, और बहु परमाणु के लिए ऐसे सीपीओ निकाल सके थे ना। एक परमाणु के लिए सीपी का मान जरा या पाया हुआ 1 लिख दे और 3 लिख दे, तो 2 और 3 5, 5/2। और अगर जो है द्वि परमाणु के लिए पूछे तो 7/3, और अगर जो है बहु परमाणु के लिए पूछे तो 4 आ जाए ना। और आप लोग एक चीज जानते हो, गामा का भी मान पूछता है। गामा माने सीपी और सीबी का अनुपात, तो दोनों को भाग दे दो, भाग दोगे आर कर जाएगा 1 प्लस हाफ एफ बटा हाफ एफ, माने 2 प्लस एफ बटा एफ, ये गामा का मान होगा। इसमें भी एफ की जगह 1 2 3 लिख दो, 3 5 6 लिख दोगे तो हर गैस के लिए जो है गामा का मान आ जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। कठिन लग रहा है, एक बार हम धीरे धीरे समझा रहे हैं और एक बार लिखा देंगे, ठीक। ध्यान समझो बेटा, किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा क्यों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़े हैं हम लोग, डीयू प्लस पीडीबी के रूप में भी खर्च होती है। और किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा क्यों विशिष्ट ऊष्मा के पदों में mc/dt होती है, ठीक। अब अगर C बराबर जानना चाहे Q बटा mdt, चूंकि हम पीछे पढ़ाए हुए हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या प्रकार की होती है, 2, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। सीपी में आ जाए, थोड़ा अंदर घुसे, सीपी है क्या, सीपी मतलब स्थिर दाब पर किसी ऊष्मागतिक निकाय के इकाई द्रव्यमान में इकाई ताप बढ़ा सके वह ऊष्मा। तो माने एक प्रकार की ये ऊष्मा, और वह ऊष्मा है जो इकाई द्रव्यमान में इकाई ताप स्थिर दाब पर बढ़ा देती है। और जब ये ऊष्मा है तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस ऊष्मा से आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और निकाय का और निकाय द्वारा कार्य भी होगा। तो मतलब हम सीपी बराबर डीयू प्लस पीडीबी समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी निकाय के लिए स्थिर दाब वाली विशिष्ट ऊष्मा से निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होती है और निकाय द्वारा कार्य भी होता है। एकदम सेम प्रोसेस सीबी में आए। सीबी कहता है कि स्थिर आयतन पर निकाय के इकाई द्रव्यमान में इकाई ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। और जब यहाँ स्थिर आयतन है तो हम जान गए कि आयतन के केस में कार्य पीडीबी होता है और डीबी 0 है, अगर आयतन स्थिर कर दिए तो कार्य 0। तो सीबी तो एक प्रकार की ऊष्मा है जो निकाय के इकाई आयतन में इकाई द्रव्यमान में इकाई ताप बढ़ाती है। तो ऊष्मा है तो डीयू धन पीडीबी होना चाहिए, लेकिन पीडीबी तो 0 आ गया है, तो सीबी का मान केवल क्या होना चाहिए, डीयू। तो सीबी वह ऊष्मा है जो निकाय के केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर पाती है, जबकि सीपी वह ऊष्मा है जो निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ निकाय द्वारा कार्य भी करा सकती है। इसका मतलब सीपी का मान सीबी से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, घटाने पर आ गया पीडीबी। अगर दाब P और आयतन, दाब P और ताप T पर आयतन V1 हो तो P V1 बराबर RT। और अगर ताप में इकाई वृद्धि कर दी जाए T+1, आयतन V2 हो जाए, P V2 बराबर
दोनों घटा देंगे तो पीडीवी बराबर आर, और पीडीवी है सीपी माइनस सीबी, तो मेयर चाचा का सूत्र आ गया सीपी माइनस सीबी बराबर आर। समझ आया बेटा? अब उसके बाद हमने आपको बताया कि आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या निकाले थे अभी अभी, हाफ एफ आर टी। ये बड़ी वीआईपी बात है, कोई पढ़ाता नहीं। अब यहाँ दोनों तरफ की सापेक्ष अवकलन कर दिए था, हमको पता लग गया हमेशा डी बटा डी टी बराबर, जहां बेटा डी बटा डी टी आएगा हम हाफ एफ आर लिख देंगे कि नहीं। अच्छा अभी देखो क्यू का सूत्र अगर हम पूछे आपसे तो क्यू का सूत्र एम सी डी टी होता है कि नहीं होता है, ये बोलो। तो जब क्यू बराबर एम सी डी टी होता है, अगर हम सीबी वाली विशिष्ट ऊष्मा ले, कौन वाली विशिष्ट ऊष्मा, और एम फिर उस केस में क्या रहेगा, एक एकांक द्रव्यमान में, तो एक गुणे सीबी गुणे डी टी, ये सही है कि नहीं। लेकिन हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं कि Q बराबर डी यू धन पी डी बी भी होता है, तो मतलब इस Q की जगह डी यू प्लस पी डी बी भी तो लिख सकते हैं। पी डी बी चला गया सर गए, तो डी यू बराबर क्या आ गया, डी टी नीचे ला दो, तो डी यू बाई डी टी बराबर क्या आ गया सी, और डी यू बाई डी टी मान क्या आया है, तो अपने को तो बस यही चाहिए था, क्या सीबी का मान चाहिए था, तो सीबी का मान क्या आ गया। अब आज से याद रहेगा सीबी मान, स्थिर आयतन वाली विशिष्ट ऊष्मा का मान हाफ एफ आर होता है। एफ की वैल्यूज रख दोगे तो एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु के लिए सीबी का मान आ जाएगा। अब मुनेसा चूंकि सीबी माइनस सीबी बराबर, तो सीपी बराबर आर प्लस सीबी, तो आर प्लस सीबी माने आर प्लस हाफ एफ आर, सीबी मान मत है आर का मान 1 प्लस हाफ एफ। तो हम इस तरह से बेटा सीबी का मान जान गए ये, और सीपी का मान जान गए ए, और गामा मतलब सीबी बटा सीबी होता है, जिसका मान जान गए ये, दोनों का मान रखने पर। और इन तीनों मानों में सीपी का मान, सीबी का मान, गामा का मान पे एफ का मान 3, 5, 6 रख देंगे, तो एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु गैसों के लिए ऊष्मागतिकी निकाय हेतु ये सब मान आ जाएंगे। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है ऊष्मागतिकी का, और आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि तरंग गति शुरू होने वाली है परसों नरसों में, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये भी समाप्त हो गया, तो अब चलते हैं लड़ाई।